नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका आसान भाषा में स्वागत करता हूँ। देखिए, मैथमेटिकल के जो भी इक्वेशंस होते हैं ना, उन्हें अगर आपको एकदम अच्छे से समझ के लेना है तो आप उसे अच्छे से समझ कर ले सकते हो विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, ओके। आपको क्या करना है, जो भी हमें इक्वेशन दिया गया है ना, जो भी हमारा मैथमेटिकल इक्वेशन है, जो भी हमारा मैथमेटिकल क्वेश्चन है, अगर आपको वो हमें क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या पूछ रहा है उसका हम एरिया निकालते हैं। मतलब हम क्या करते हैं, अगर हमें कोई इक्वेशन दिया गया है और उस कर्व का हमें एरिया निकालना है या फिर उस कर्व का हमें वॉल्यूम निकालना है, इसी का मतलब क्या हुआ, ये देखो, ये मैथमेटिकली आप तो इन क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, लेकिन आपको एक्चुअल में कॉन्सेप्ट भी तो पता होना चाहिए ना कि आप किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हो उसका मतलब क्या होता है। ओके, तो ये सारी चीजें आप समझ सकते हो विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, आज के इस वीडियो में हम ग्राफ को कैसे प्लॉट करते हैं। ओके, किसी भी ग्राफ को किस प्रकार प्लॉट करते हैं और जो भी हमारे स्टैंडर्ड ग्राफ्स है ना, पैराबोला, लाइन, सर्कल, हाइपरबोला, इस प्रकार के जो भी अलग अलग हमारे स्टैंडर्ड फंक्शंस ना, उसके ग्राफ किस प्रकार ड्रॉ किए जाते हैं, उसके ग्राफ किस प्रकार दिखते हैं, इस सारे चीज़ों के बारे में अगर आपको आइडिया होगी तो आप किसी भी क्वेश्चन को, अगर एग्जामिनर किसी भी क्वेश्चन को कितना भी घुमा फिरा कर भी पूछे ना, तो भी आप उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो देखिए, हम मान के चलते कि हमारे पास इक्वेशन है x इज टू वाई। देखो, हमारा सबसे फर्स्ट एग्जांपल क्या है, हमें एक इक्वेशन दिया गया है x इज टू वाई। अब यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, x इज टू वाई। तो अगर हमें x इज टू वाई का ग्राफ अगर हमें प्लॉट करना है तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे आप एक सिंपल काम करो, x और y की भाषा में यहाँ पे टेबल प्लॉट करो। ओके, और देखो यहाँ पे x की वैल्यू 0 रख दो, उसके बाद 1 रख दो, उसके बाद 2 रख दो, उसके बाद 10 रख दो, उसके बाद 20 रख दो, उसके बाद 100 रख दो। ओके, इससे क्या होगा, देखो इस इक्वेशन में जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, y की भी तो वैल्यू 0 ही होगी ना। ओके, अब देखो इसी इक्वेशन में अगर x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी, वो भी तो 1 ही होगी। अगर x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू 2 होगी। लाइक वाइज ये सब वैल्यू जैसे कि वैसे यहाँ पे आ जाएगी ना, क्योंकि यहाँ पे हमें इक्वेशन में क्या बताया गया है, x इज इक्वल टू वाई। इसी का मतलब क्या हुआ, जो x का वैल्यू होगी वही वैल्यू हमारी y की भी बन जाएगी। ओके, तो देखो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे x के अलग अलग वैल्यूज के लिए y के अलग अलग वैल्यूज हमने निकाले विद द हेल्प ऑफ गिवन इक्वेशन। अब हम इसे कैसे प्लॉट करेंगे, देखो अब आपको क्या करना है, आपको ड्रॉ करना है x एक्सिस और आपको ड्रॉ करना है y एक्सिस। ओके, अब देखो जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू कितनी है, जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू कितनी है, 0 ही है, तो एक पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। ओके, अब देखो अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी है, वो भी 1 ही ना, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1,1। ओके, कुछ इस प्रकार यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है। ओके, अब देखो अगर x की वैल्यू 2 है, चलो मान लो कि x की वैल्यू 2 यहाँ पे है, जब x की वैल्यू 2 है तब y की भी तो वैल्यू 2 है ना, कुछ इस प्रकार। लाइक वाइज देखो जब x की वैल्यू -1 होगी, जब x की वैल्यू -1 होगी तब y की वैल्यू क्या होगी, y की भी तो वैल्यू -1 ही होगी ना, कुछ इस प्रकार यहाँ पे। ओके, अब देखो जब x की वैल्यू -2 होगी तो y की भी तो वैल्यू -2 ही होगी ना, कुछ इस प्रकार। ओके, अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे हमारे जो भी अलग अलग पॉइंट्स बने हैं ना, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, लाइक वाइज देखो अब हमें क्या करना है, हमें एक लाइन को इसके सब पॉइंट्स के थ्रू पास करना है, यही हमारी इस गिवन इक्वेशन का ग्राफ है। ओके, कुछ इस प्रकार हम यहाँ पे ग्राफिकल फॉर्म में इसे प्लॉट कर सकते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे तो हमारा जो भी इक्वेशन था ना वो एकदम सिंपल था। यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या लिया, x इज इक्वल टू वाई। अब देखो, अब मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ जिसके थ्रू आप किसी भी डिफिकल्ट दिखने वाले या फिर कितने भी कॉम्प्लेक्स अगर आपका इक्वेशन होगा, उस इक्वेशन को भी आपको क्या करना है, उस वेबसाइट पे जाना है और आपको सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे आपका जो भी इक्वेशन है ना उसे बस वहाँ पे टाइप करना है। आपके इक्वेशन के अनुसार, आपके इक्वेशन के हिसाब से वो आपको डायरेक्टली ग्राफ प्लॉट करके देगा। ओके, और ये हमारा वेबसाइट का नाम क्या है, desmos.com। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, desmos.com कैलकुलेटर, इसे हम ग्राफिंग कैलकुलेटर भी बोलते हैं। ओके, इसे हम ग्राफिंग कैलकुलेटर ऐसे भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको अगर कभी भी डाउट आता है ना कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्वेश्चन में कोई इक्वेशन दिया गया है तो वो इक्वेशन किस प्रकार दिखेगा, तब आपको क्या करना है, आपको ब्राउजर पे या फिर गूगल पे जाके सर्च करना है desmos.com/calculator और आपको ये कुछ इस प्रकार आपका एक टैब ओपन हो जाएगा। अब देखो, अब हमने यहाँ पे क्या प्लॉट किया, x इज इक्वल टू वाई। तो अब हम इसे वेरीफाई करते हैं कि x इज इक्वल टू अगर हम y प्लग इन करें तो यहाँ पे हमारा ग्राफ किस प्रकार दिखेगा। देखो यहाँ पे जब x की वैल्यू 0 थी तब y की भी तो वैल्यू 0 है,
जब x की वैल्यू 1 है, जब x की वैल्यू 1 है तब हमारी y की भी तो वैल्यू 1 ही है ना। ओके, उसके बाद देखो जब x की वैल्यू 2 है, जब x की वैल्यू 2 है तब हमारा एक y की भी तो वैल्यू 2 है ना। इसी का मतलब क्या हुआ, इसी का मतलब ये हुआ कि देखो हमने यहाँ पे जो भी यहाँ पे थ्रू दी टेबल फॉर्म इस ग्राफ को निकालने की कोशिश की ना, वही ग्राफ आपको डायरेक्टली यहाँ पे रेडीमेड फॉर्म में मिल रहा है। आ रही बात समझ में। तो देखो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे इस वेबसाइट पे हम गए, उसमें हमने क्या किया, हमारा जो इक्वेशन था ना उसे हमने यहाँ पे प्लग इन कर दिया। हमारा इक्वेशन क्या था, x इज इक्वल टू वाई। हमने यहाँ पे क्या टाइप किया, x इज इक्वल टू वाई, और हमें यहाँ पे x इज इक्वल टू वाई का ग्राफ मिल गया। ओके, ये दोनों ग्राफ सेम ही है ना। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होगी। अब हम और कुछ ग्राफ्स को समझ के लेने की कोशिश करते हैं। चलो मान लो कि हमारे पास कोई इक्वेशन है x माइनस 2 टाइम्स वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारा इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखो अगर हमें इस इक्वेशन को ग्राफिकल फॉर्म में प्लॉट करना है तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 2y माइनस 8। ओके, यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू क्या है, 2y माइनस 8। अब देखिए अगर हम इस x के जगह पे अगर हम x की वैल्यू 0 प्लग इन कर दे, x की अगर यहाँ पे वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पे 2y माइनस 8 आ जाएगा ना। इसी का मतलब क्या, 2y इज इक्वल टू 8। इसी का मतलब क्या, y इज इक्वल टू 4। ओके, तो देखो जब x की वैल्यू 0 होगी, जब इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू 0 प्लग इन कर देंगे तब हमारी y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू हमारी 4 होगी। ओके, देखो यहाँ पे हमारी इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 2y माइनस 8। अब देखो अगर यहाँ पे x की वैल्यू 0 होगी मतलब क्या, 0 इज इक्वल टू 2y माइनस 8, मतलब क्या 2y इज इक्वल टू 8। इसी का मतलब क्या हुआ, y की वैल्यू 4 बन गई। उसी प्रकार देखो जब x की वैल्यू हमारी 2 होगी तब हमारी y की वैल्यू क्या होगी। अब आप इसे निकाल सकते हो ना। देखो जब x की वैल्यू 2 होगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स y माइनस 8, यहाँ पे माइनस 8 है, यहाँ पे जाके क्या होगा प्लस 8, मतलब यहाँ पे 10 इज इक्वल टू 2y। इसी का मतलब क्या, y की वैल्यू यहाँ पे 5 आ जाएगी। ओके, तो देखो जब x की वैल्यू 2 होगी तब हमारी y की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी ना। ओके, अब देखो अगर हमारी x की वैल्यू माइनस 8 होगी, अगर हमारी x की वैल्यू माइनस 8 होगी तो हमारी y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू हमारी 0 बन जाएगी। ओके, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। आपको क्या करना है, यहाँ पे हमने जो भी इक्वेशन लिखा है ना, बस इसमें इन वैल्यूज को प्लग इन करना है और इसे टेबल फॉर्म में सॉल्व करने की कोशिश करनी है। आ रही बात समझ में। तो देखो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार आ जाएगा ना। अब आपको वापस क्या करना है, आपको x एक्सिस और y एक्सिस का यहाँ पे ड्रॉ करना है। ओके, अगर आपके पास ग्राफ पेपर होगा तो आप इसे 1 से 2 एग्जांपल के लिए आप इसे करके देखो, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए जब x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 है मतलब क्या, देखो x की वैल्यू यहाँ पे 0 होती है। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, 4। ओके, मतलब यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या बनेगी, 0,4। ये हमारा पॉइंट बन जाएगा 0,4। ठीक है, देखो आपको अगर ग्राफ में कोई भी हमारी वैल्यू है तो उसका आपको इंटरप्रिटेशन तो करता आता होगा ना। देखो यहाँ पे क्या लिखा हमने, 0,4। यहाँ पे हमने क्या लिखा, 0,4। इस 0,4 का मतलब क्या कि x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 4 है। ओके, इसी का मतलब क्या, देखो जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू 4 है ना। उसी को हमने यहाँ पे ग्राफिकल प्लॉट फॉर्म में प्लॉट करने की कोशिश की है। इसके बाद देखो जब x की वैल्यू 2 होगी, 1 यहाँ पे 1 मानो और यहाँ पे 2 मानो। देखो जब x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। मतलब कुछ इस प्रकार यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा पॉइंट बन गया 2,5। ओके, उसके बाद देखो जब x की वैल्यू माइनस 8 थी, मान लो कि यहाँ पे हमारे x की वैल्यू माइनस 8 है। जब x की वैल्यू माइनस 8 है तो y की वैल्यू कितनी है, तो y की वैल्यू 0 है ना। मतलब ये लाइन हमारा कुछ इस प्रकार आ जाएगा। ओके, अब देखो अगर आप इन सारे पॉइंट्स को कलेक्ट करने की कोशिश करो तो हमारा ग्राफ कुछ इस प्रकार दिखेगा ना। ओके, अब हम इसे थ्रू हमारे ग्राफिंग कैलकुलेटर वेरीफाई करते हैं कि इसका ग्राफ हमें किस प्रकार दिखेगा। देखो यहाँ पे हमारी इक्वेशन क्या था, x माइनस 2 टाइम्स y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ओके, इसको हमने यहाँ पे ग्राफिकल फॉर्म में प्लॉट करने की कोशिश की है। अब देखो यहाँ पे क्या है हमारा, ये हमारा पॉइंट क्या है, 0,4। मतलब क्या, देखो जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू 4 है ना। जो हमने यहाँ पे दिखाया वही हमें इस ग्राफिकल फॉर्म में समझ में आ रहा है ना कि यहाँ पे जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू 4 है। ओके, इसके बाद देखिए, इसके बाद हमने क्या देखा, जब x की वैल्यू 2 थी तो y की वैल्यू कितनी चाहिए, 4। तो देखो मान लो कि यहाँ पे हमारा जब यहाँ पे x की वैल्यू 2 है तब हमारी y की वैल्यू कितनी है, तब हमारी y की वैल्यू कितनी है, 5 ना। ओके, आपको यहाँ सब अच्छे से क्लियर आउट दिख रहा होगा। ठीक है, उसी प्रकार देखिए जब यहाँ पे x की वैल्यू माइनस 8 है तब y की वैल्यू कितनी है, 0। तो देखो यहाँ पे जब x की वैल्यू माइनस 8 है ना तो y की वैल्यू कितनी है, 0। तो कुछ इस प्रकार हमें
जो भी इक्वेशन दिया जाता है ना उसका हम ग्राफिकल फॉर्म में प्लॉट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो आपको एग्जाम में इतना सब कुछ करने की नीड नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको क्वेश्चन के बारे में अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो। जो भी हमें क्वेश्चन में पूछा गया है ना वो अगर आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए तो एग्जामिनर कितना भी घुमा फिरा कर भी आपको क्वेश्चन पूछे तो भी आप उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सको। इसीलिए हम यहाँ पे सिर्फ ये ग्राफ के बारे में थोड़ा सा नॉलेज गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम एक लाइन का इक्वेशन लेते हैं। हमारा लाइन का इक्वेशन क्या होता है? हमारा लाइन का इक्वेशन क्या होता है? y इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्स। ओके, यहाँ पे m की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो। चलो मान लो हम ऐसे मानते हैं कि y इज इक्वल टू 3 टाइम्स एक्स। ओके, ये क्या हो गया? y इज इक्वल टू 3x। ये हमारा लाइन का इक्वेशन है ना। तो देखो लाइन का इक्वेशन हमेशा अगर y इज इक्वल टू एम एक्स के फॉर्म में होगा ना तो ये हमारा x एक्सिस और ये है हमारा y एक्सिस। तो देखो यहाँ पे अगर y इज इक्वल टू एम एक्स के फॉर्म में हमारा कोई इक्वेशन दिया जाएगा तो वो हमेशा ओरिजिन से क्रॉस होके ही आगे जाएगा। आ रही बात समझ में? देखिए हम इसे ग्राफिकल फॉर्म में समझ के लेने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे हमारा इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू 3 टाइम्स एक्स। ओके, देखो यहाँ पे हमने क्या किया? y इज इक्वल टू 3x यहाँ पे प्लग इन किया और उसका ग्राफिकल फॉर्म में यहाँ पे हमें मिल गया। तो देखो अगर आप यहाँ पे अच्छे से ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे हमारा लाइन का जो भी इक्वेशन है ना ये हमारा थ्रू द ओरिजिन पास हो रहा है। ओके, लेकिन देखो अगर हम इसी फंक्शन में अगर हम ऐसे कर दें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कर दे, मतलब क्या? चलो यहाँ पे हमारा इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर इस प्रकार का इक्वेशन होगा तो देखो यहाँ पे हम मानते हैं y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। चलो ये भी हमारा एक लाइन का ही इक्वेशन है। ओके, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट की टर्म ऐड हो गई ना, इसी का मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शन हमारा स्ट्रेट लाइन तो है लेकिन ये हमारा ओरिजिन से पास नहीं करेगा। आ रही है बात समझ में? देखो जब हमारा इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्स, y इज इक्वल टू एम एक्स, ये हमारे स्टैंडर्ड लाइन का इक्वेशन है। इसी का मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारा ग्राफ होगा, जो भी हमारे इस इक्वेशन का ग्राफ होगा अगर हम उसे प्लॉट करें तो वो स्ट्रेट लाइन हमेशा ओरिजिन से पास होगी। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है प्लस सी और यहाँ पे क्या है? प्लस 5। तो देखो यहाँ पे इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। यहाँ पे एक्स्ट्रा कांस्टेंट की टर्म ऐड हो गई ना। इस कांस्टेंट के टर्म का सिंपल सा मतलब ये है कि हमारे जो भी लाइन का इक्वेशन है ना वो ओरिजिन से पास नहीं होगा। आ रही बात समझ में? देखो आपको एक ग्राफिकल फॉर्म में और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमारा इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। ओके, तो देखो इसके पहले का हमारा जो भी ग्राफ था ना वो ओरिजिन से पास कर रहा था, लेकिन अब यहाँ पे प्लस 5 आ गया ना। इसी का मतलब क्या हुआ कि ये हमारा जो भी लाइन का इक्वेशन है ना ये ओरिजिन से पास नहीं करेगा, लेकिन इसकी जो ये हमारा लाइन का इक्वेशन है ना तो ये स्ट्रेट लाइन ही होगा, लेकिन ये ओरिजिन से पास नहीं करेगा। आ रही बात समझ में? ओके, तो अब तक हमने क्या क्या देखा? अब तक हमने ये देखा कि अगर हमारे पास कोई भी लाइन का इक्वेशन होगा या फिर कोई भी इक्वेशन होगा उसे हम थ्रू द टेबल फॉर्म x के अलग अलग वैल्यूज के लिए हम y का फंक्शन प्लॉट करेंगे और उसे समझ के लेने की कोशिश की हमने कि उसका ग्राफ किस प्रकार दिखता है। उसके बाद हमने ये देखा कि y इज इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ किस प्रकार होता है। ओके, और उसके बाद हमने ये समझ के लेने की कोशिश की कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ किस प्रकार दिखेगा। ओके, तो देखो यहाँ तक तो हमने सब बेसिक्स को कवर कर लिया। अब हम थोड़े से डिफिकल्ट पार्ट को भी समझ के लेने की कोशिश करते हैं। अब देखिए मैं आपको एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। आपको इस इक्वेशन को खुद से प्लॉट करने की कोशिश करनी है और हमारा इक्वेशन क्या है? x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 इसको आपको ग्राफिकल फॉर्म में प्लॉट करने की कोशिश करनी है। देखो ये आपको इक्वेशन दिखने में तो एकदम सिंपल दिख रहा है, लेकिन इसमें भी काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें भी गलती कर देते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे इंक्लूड किया है। ठीक है, तो अब आप इसे प्लॉट करने की कोशिश करो। ओके, तो अब देखिए अब हम इसे ग्राफिकल फॉर्म में देखते हैं। यहाँ पे हमारी इक्वेशन क्या है? x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 का ही मतलब क्या? देखो यहाँ पे हमारे x की वैल्यू क्या है? यहाँ पे हमारे x की अलग अलग वैल्यूज है। ओके, ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 लाइकवाइज आगे। ओके, ये कंटिन्यू बढ़ता रहेगा और यहाँ पे हमारी अलग अलग y की वैल्यूज है। तो हमारा x इज इक्वल टू 0 का ग्राफ किस प्रकार आएगा? देखो हमें पता है कि यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है? 0। ओके, ये हमारा है x एक्सिस और x इज इक्वल टू 0। ओके, अगर x इज इक्वल टू 0 का हमें प्लॉट निकालना है तो वो स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। मतलब ही क्या? देखो यहाँ पे हमारा y एक्सिस है ना, तो x इज इक्वल टू 0 इसी का मतलब क्या होता है? x इज इक्वल टू 0 इसी का मतलब होता है हमारा y एक्सिस। आ रही बात समझ में? सिमिलरली
अगर आपको कोई पूछे कि y इज इक्वल टू 0, इसका आपको ग्राफ निकालना है। ओके, तो y इज इक्वल टू 0 का ही मतलब क्या, y इज इक्वल टू 0 का ही मतलब होता है एक्स एक्सिस। ठीक है, ये सारे बेसिक्स तो आपको एकदम पता होने ही चाहिए। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब देखो हम यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 का ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। हमने यहाँ पे क्या देखा, y इज इक्वल टू 0 मतलब क्या, एक्स एक्सिस, जो कि आप यहाँ पे ग्रीन कलर के लाइन में देख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक तो आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अब देखो, अब हम इसमें थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। अब आपको ग्राफ कौन सा निकालना है, आपको अब ग्राफ निकालना है x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। ओके, तो अब आप इसे ट्राई करो, x इज इक्वल टू 2 का आप ग्राफ निकालने की कोशिश करो। तो देखिए, अगर आपको x इज इक्वल टू 2 का ग्राफ निकालना है ना, x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2, इसी का मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे ये हमारा जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ये है हमारा x एक्सिस, और यहाँ पे जो भी हमारा वर्टिकल लाइन है ना, ये है हमारा y एक्सिस। तो हमें पता है कि x एक्सिस पे हमारी अलग अलग x की अलग अलग वैल्यूज होती है। इसी का मतलब क्या हुआ, अगर आप x इज इक्वल टू समथिंग का आपको ग्राफ प्लॉट करना है ना, तो वो हमेशा पैरेलल टू y एक्सिस ही बनेगा, वो हमेशा पैरेलल टू y एक्सिस ही बनेगा। क्योंकि देखो यहाँ पे हमें प्लॉट क्या करना है, x इज इक्वल टू 2, यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे है x इज इक्वल टू 2। ओके, यहाँ पे है हमारा x इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा जब हम x इज इक्वल टू 2 का ग्राफ प्लॉट करेंगे, तब ये हमारा पैरेलल टू y एक्सिस बनेगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार x इज इक्वल टू 2 का ग्राफ बन जाएगा। ओके, और अगर आपको सिमिलरली अगर आपसे कोई पूछे कि आपको y इज इक्वल टू 3 का ग्राफ निकालना है, तो वो कैसा होगा, देखो हमें पता है ये वर्टिकल लाइन जो भी है, ये वर्टिकल लाइन जो भी है, उसी को हम बोलते हैं y एक्सिस। उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं y एक्सिस। और हमें पता है कि y एक्सिस पे देखो यार, नेगेटिव से लेके ऊपर जाते जाते ये मतलब नीचे माइनस इन्फिनिटी होगा, और ऊपर के एंड में ये प्लस इन्फिनिटी होगा। मतलब यहाँ पे -4, -2, 0, 2, 4, 6, 8 ऐसे अलग अलग वैल्यूज है। अब अगर हमें y इज इक्वल टू 3 का ग्राफ निकालना है, तो जब हम y इज इक्वल टू समथिंग का ग्राफ अगर हम निकालेंगे, तो ये हमेशा पैरेलल टू x एक्सिस होगा। आ रही बात समझ में। इसी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आपको जो भी ग्रीन कलर की लाइन दिख रही ना, ये हमारा ग्राफ है y इज इक्वल टू 3 का। ओके, तो देखो जब भी आप x इज इक्वल टू समथिंग, ओके, x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट c एंड y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट c, अगर आप इन दोनों का अलग अलग ग्राफ निकालो, तो जब भी आप x इज इक्वल टू कांस्टेंट c का अगर आप वैल्यू निकालते हो, तो ये हमेशा पैरेलल टू y एक्सिस होगा। ठीक है, और अगर आप y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट का ग्राफ निकालते हो, तो वो हमेशा पैरेलल टू x एक्सिस होगा। ठीक है, यहाँ तक तो हमने सारे बेसिक्स, लाइन के जो भी बेसिक्स है ना, कि बेसिक ग्राफ को हम किस प्रकार प्लॉट करते हैं, उसको हमने यहाँ तक समझ के लेने की कोशिश की। अब हम ये देखते हैं कि हमारे जो स्टैंडर्ड फंक्शंस है ना, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल, इनके ग्राफ्स किस प्रकार दिखते हैं। ओके, क्योंकि देखो पैराबोला के 4 प्रकार के अलग अलग के ग्राफ्स फॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो हम सबसे पहले उसे समझ के लेने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जब भी आपको डबल इंटीग्रेशन या फिर इंटीग्रेशन के एप्लीकेशंस में अगर आपको 2 पैराबोला दिया जाए, ओके, आपको क्या करते हैं, वो आपको एक पैराबोला का इक्वेशन देते हैं और एक लाइन का इक्वेशन देते हैं, और ऐसा बोलते हैं कि इन दोनों के बीच में जो भी कॉमन एरिया है ना, उसको फाइंड आउट करो। तो अगर आपका बेसिक नॉलेज अच्छा होगा कि लाइन के इक्वेशन कैसे बनाते हैं, पैराबोला के इक्वेशन कैसे बनाते हैं, तो आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और देखिए इसमें वैरायटी कैसे बनती है, पैराबोला आपका इस प्रकार भी बन सकता है, या फिर पैराबोला आपका इस प्रकार भी बन सकता है, या फिर पैराबोला आपका कुछ इस प्रकार भी बन सकता है। ओके, और डिपेंडिंग अपॉन दिस आपको अलग अलग लाइन के इक्वेशन दिए जाएंगे, और आपको बोला जाएगा कि आप इन दोनों में, मतलब लाइन का इक्वेशन और पैराबोला का इक्वेशन, इन दोनों के बीच में जो भी कॉमन एरिया ना, वो आपको कॉमन पूछा जाएगा, वो आपको कॉमन एरिया फाइंड आउट करने के लिए बताया जाएगा। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें एकदम बेसिक से एकदम अच्छे से पता होगी, तो वो क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाएगा, और उसका सोल्यूशन भी आप कम से कम टाइम में सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले इक्वेशन देखते हैं, पैराबोला का x² इज इक्वल टू 4 टाइम्स ay। अब देखो आपके दिमाग में एक सिंपल सा क्वेश्चन होगा ना, कि हमें समझेगा कैसे कि कोई पैराबोला का इक्वेशन है या नहीं। तो देखो पैराबोला का अगर कोई इक्वेशन होगा ना, पैराबोला का कोई इक्वेशन होगा, तो वो कुछ इस प्रकार का होगा, x² इज इक्वल टू समथिंग टाइम्स y, या फिर y² इज इक्वल टू समथिंग टाइम्स x। ओके, अगर आपको कुछ इस प्रकार का इक्वेशन दिखे, x² इज इक्वल टू समथिंग टाइम्स y और y² इज इक्वल टू समथिंग टाइम्स x, अगर आपको कुछ इस प्रकार का इक्वेशन दिखे, तो वो आप
डायरेक्टली ऐसे बोल सकते हो कि वो हमारा पैराबोला का ही इक्वेशन है। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ए टाइम्स वाई, यहाँ पे 4 ए टाइम्स वाई है ना, तो ये हमारा स्टैंडर्ड पैराबोला का इक्वेशन है। अब हम ये समझ के लेने की कोशिश करते हैं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ए वाई की अगर हम ग्राफिकल फॉर्म में प्लॉट करें तो किस प्रकार दिखेगा। तो देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ए इंटू वाई। अब ए की वैल्यू को हम 1 मानते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। ओके, तो देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y का ग्राफ कुछ इस प्रकार दिखेगा। ओके, आ रही बात समझ में, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y का ग्राफ कुछ इस प्रकार दिखेगा। अगर आप चाहो तो आप इसे क्या कर सकते हो, x और y के अलग अलग वैल्यूज लेके उसे टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो और बाद में खुद से भी इस ग्राफ को खुद से भी प्लॉट करने की कोशिश कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको इतना सब कुछ करने की नीड नहीं है। आप सिंपली बस इस वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे अलग अलग इक्वेशंस को प्लग इन करो और आपको बस ऑब्जर्व करो कि अलग अलग वैल्यूज के लिए किस प्रकार हमारा इक्वेशन फॉर्म होता है। ठीक है, तो देखो अब आपको यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ अच्छे से ऑब्जर्व करनी है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y का ग्राफ हमारा कुछ इस प्रकार आता है। ठीक है, देखो यहाँ पे x का स्क्वायर है इज इक्वल टू 4 टाइम्स y। ओके, तो देखो अगर आपको एक सिंपल सा ट्रिक के साथ अगर आपको इसे याद रखना है ना, तो आप इसे याद रख सकते हो कि देखो यहाँ पे इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स वाई। इक्वेशन क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स वाई। तो देखो जिसका स्क्वायर है ना उसको आप भूल जाओ, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है ना उसे आप भूल जाओ। यहाँ पे क्या है, सिर्फ वाई, वाई अकेला है ना, जो अकेला होता है उसी के साथ ये है हमेशा, उसी के अराउंड या फिर उसी के सिमेट्रिक हमारा ये पैराबोला होता है। ओके, और पैराबोला का एक सिंपल सा फंक्शन या फिर सिंपल सा फंडा ये है कि देखो पैराबोला हमेशा सिमेट्रिक अबाउट द एक्सिस होता है। पैराबोला हमेशा सिमेट्रिक अबाउट द एक्सिस होता है। अब हमें ये समझ के लेना है कि वो सिमेट्रिक अबाउट द एक्स एक्सिस होगा या फिर वो सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस होगा। ये हमें कैसे समझेगा, देखो यहाँ पे हमारा इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ए वाई, या फिर यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, और यहाँ पे क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो देखो जो भी टर्म देखो या तो x का स्क्वायर होगा या फिर y का स्क्वायर होगा, तो जिसका स्क्वायर है ना उसे आप भूल जाओ। तो देखो यहाँ पे हमारा इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, तो यहाँ पे x का स्क्वायर है ना तो x को आप भूल जाओ। यहाँ पे अकेला कौन है, y। ओके, क्योंकि x का तो स्क्वायर है लेकिन y तो अकेला है ना, और जो अकेला है उसका ही पैराबोला साथ देता है, जो अकेला है उसी का साथ पैराबोला देता है। इसी का मतलब क्या हुआ, देखो ये और ये हमारी जो भी वर्टिकल लाइन है ना, ये है हमारा y एक्सिस, मतलब ये क्या, y की अलग अलग वैल्यूज। तो y हमारा अकेला था ना, तो y का ही ये पैराबोला y के ही अराउंड या फिर y के ही अराउंड ये सिमेट्रिक होगा। ओके, तो हमारा अगर इक्वेशन इस प्रकार होगा कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, तो हमारा पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट द y एक्सिस होगा। इसी का मतलब क्या, इसी का मतलब ये हुआ, देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y का ग्राफ कुछ इस प्रकार है ना, यहाँ पे एक्स एक्सिस और यहाँ पे वाई एक्सिस। ओके, अब देखो अगर ये हमारा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्वाड्रेंट नंबर 1, इसे हम बोलते हैं क्वाड्रेंट नंबर 2, इसे हम बोलते हैं क्वाड्रेंट नंबर 3 और इसे हम बोलते हैं क्वाड्रेंट नंबर 4। ओके, अब देखो अगर आपको इस पूरे पैराबोला के अंदर एरिया पूछा जाए तो आप क्या करोगे, आप सिर्फ और सिर्फ इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना भी एरिया है ना सिर्फ उसे ही निकालोगे। क्यों, आप ऐसे क्यों करोगे, क्योंकि हमें बेसिक प्रॉपर्टी पता है कि y एक्सिस, हमारे यहाँ पे इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ए वाई, तो हमारा जो भी पैराबोला होगा ना वो y एक्सिस के अराउंड या फिर वो y एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। मतलब y एक्सिस में, y एक्सिस के RHS में जितना एरिया है उतना ही एरिया y एक्सिस के LHS में होगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसीलिए हम सिर्फ इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना भी एरिया है ना उसे फाइंड आउट करेंगे और उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा, यहाँ पे जितना एरिया है ना उतना ही एरिया यहाँ पे होगा। ओके, तो हमारे टोटल एरिया निकल जाएगा ना। तो कुछ इस प्रकार ये थे हमारे कुछ बेसिक्स। ओके, अब आपको इन्हें आपके नोट्स में अच्छे से नोट डाउन करके लेना है। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ए एक्स। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ए एक्स। अब आप इसे ड्रॉ करने की कोशिश करो। तो देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ए एक्स है ना, अब हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ए एक्स और ए की वैल्यू हम 1 रखते हैं। तो देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का ग्राफ कुछ इस प्रकार है। ओके, देखो हमने अभी आपको क्या शॉर्ट ट्रिक बताया था, जिसका स्क्वायर होगा उसे आप भूल जाओ। ओके, तो यहाँ पे y का स्क्वायर है ना तो आप y को भूल जाओ। यहाँ पे अकेला कौन है, x, और पैराबोला हमेशा जो भी अकेला होता है ना उसी का साथ देता है। तो ये क्या करेगा, पैराबोला, देखो यहाँ पे x अकेला है ना, यहाँ पे हमारी इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ए एक्स। तो यहाँ पे हमारा x अकेला है ना, तो इस x को ही हमारा पैराबोला साथ देगा। साथ देगा मतलब ही क्या, वो x एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। आ रही बात समझ में,
ओके, तो देखो हमारा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ए एक्स का ग्राफ कुछ इस प्रकार फॉर्म होगा। ओके, कुछ इस प्रकार ये फॉर्म हो जाएगा। आ रही बात समझ में? ओके, और देखिए आपको एक सिंपल सी चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व करनी है, या फिर आप इसे नोट डाउन भी करके ले सकते हो। देखो ये हमारा इक्वेशन था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ए वाई। ये है हमारा एक्स एक्सिस और ये है हमारा वाई एक्सिस। ओके, अब आप इस चीज़ को एकदम अच्छे से ऑब्जर्व करना और एकदम अच्छे से समझ के लेने की कोशिश करना। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा जितना लेंथ है ना, देखो अगर आपको कुछ इस प्रकार का इक्वेशन दिया गया है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ए वाई, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा लेंथ कितना है 4 टाइम्स ए। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा लेंथ कितना है 4 टाइम्स ए। आ रही है बात समझ में? इसी को हम बोलते हैं लैटिस रेक्टम। इसी को हम क्या बोलते हैं? लैटिस रेक्टम। और लैटिस रेक्टम की वैल्यू कितनी होती है 4 टाइम्स ए। ओके, इसे आप तुरंत आपके नोट्स में ऐड कर लेना। अब देखिए यहाँ पे हमने एक बार वापस पैराबोला का इक्वेशन ड्रॉ किया है। यहाँ पे पैराबोला का इक्वेशन क्या है? अब देखो यहाँ पे आपको देखते ही समझ में आ गया ना कि ये वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है। ये पैराबोला हमारा वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है। तो अब आप इसका इक्वेशन कैसे लिखोगे? देखो आपको पता है ना कि वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है और पैराबोला हमेशा उसी का साथ देता है जो अकेला होता है। तो यहाँ पे 4 टाइम्स ए इंटू वाई आ जाएगा और यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप सिर्फ ग्राफ को भी देख के भी बता सकते हो ना कि इस ग्राफ का इक्वेशन क्या होगा। ओके, अब देखो अब हम अभी हमने क्या देखा कि यहां से लेके यहां तक ये होता है हमारा लैटिस रेक्टम और लैटिस रेक्टम की वैल्यू होती है 4 टाइम्स ए। ओके, अब देखो अब हम इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, पैराबोला का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। इसे हम बोलते हैं फोकस। ओके, यहाँ पे हमारा फोकस है और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है? एक्स की वैल्यू है 0 और वाई की वैल्यू है 0। ओके, यहाँ पे हमारा जो भी पॉइंट है ना, इसी को हम बोलते हैं फोकस। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं फोकस। ओके, और ये कहाँ पे होता है? फोकस की वैल्यू होती है 0, ए। ओके, देखो आपको क्या करना है, अगर आपको कुछ इस प्रकार इक्वेशन दिया जाए ना 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स वाई, तो इस 8 को आपको इस प्रकार कन्वर्ट करना है। आपको पता है ना स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है पैराबोला का? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ए वाई। तो अब आपको पता चल गया ना 4a की वैल्यू अगर 8 है तो a की वैल्यू 2 बन गई। तो इसी का मतलब क्या हुआ? इसका फोकस क्या हो गया? 0,2, क्योंकि हमें पता है फोकस क्या होता है 0,a। तो इसका फोकस का वैल्यू क्या हो गया? 0,2। ओके, ठीक है। देखो आपको क्वेश्चन में फोकस वगैरह इतना डीप में नहीं जाने वाले, लेकिन सिर्फ आपको बेसिक आइडिया हो इसलिए हम ये बातें आपको बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना लैटिस रेक्टम, ये तो आपको तुरंत आपके नोट्स में ऐड कर ही लेना है, क्योंकि लैटिस रेक्टम के ऊपर भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। लेकिन देखो अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करते आता है, लेकिन अगर आपको यही बात नहीं पता कि लैटिस रेक्टम का मतलब क्या है, ओके, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ही नहीं सकते ना। इसीलिए लैटिस रेक्टम की वैल्यू पता होना, मीनिंग क्या होता है ये समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो हो गए हमारे सब पैराबोला के बेसिक्स। आ रही बात समझ में? ओके, अब हम समझ के लेने की कोशिश करते हैं इलिप्स का इक्वेशन। अब देखो इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये हमारे स्टैंडर्ड इलिप्स का इक्वेशन है। ओके, अब हम इसका ग्राफिकल फॉर्म में इसे समझ के लेने की कोशिश करते हैं और बाद में इलिप्स के जो भी अलग अलग प्रॉपर्टीज है उन्हें भी हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 का यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया। ओके, तो यहाँ पे आपको जो भी ग्राफ दिख रहा है ना, इसी प्रकार हमारा इलिप्स का फंक्शन दिखता है। ओके, ये सर्कल नहीं है, आप इसे अच्छे से ऑब्जर्व करो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने ए की वैल्यू क्या मानी? ए की वैल्यू हमने 3 मानी और बी की वैल्यू हमने 2 मानी। ओके, ए की वैल्यू हमने 3 मानी और बी की वैल्यू हमने 2 मानी। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन क्या बन गया? एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। आ रही बात समझ में? अब देखो यहाँ से लेके देखो यहाँ पे वैल्यू क्या है -3,0 और यहाँ पे वैल्यू क्या है 3,0। इसी का मतलब क्या हुआ? हमारा ए की जो भी वैल्यू थी ना वो क्या थी 3। तो इलिप्स का जब भी इक्वेशन बनेगा वो -a टू प्लस a बनेगा, वो -a टू प्लस a बनेगा। उसी प्रकार देखो यहाँ पे हमने b की वैल्यू क्या रखी थी? हमने देखो यहाँ पे हमने a की वैल्यू मानी 3 और हमने b की वैल्यू मानी 2। अब देखो a b से बड़ा है ना, अगर a b से बड़ा है तो हमारा इलिप्स का इक्वेशन कुछ इस प्रकार दिखेगा। ठीक है, ओके, और देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, b की वैल्यू हमने 2 प्लग इन की है ना,
तो यहाँ पे देखो ये वर्टिकल आपको जो भी डिस्टेंस दिख रहा है ना, यहाँ पे है -2 और यहाँ पे है 2, ठीक है, यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है -2। आ रही बात समझ में? तो देखो -a,0 टू a,0 और यहाँ पे 0, -b टू 0, b, कुछ इस प्रकार इन पॉइंट्स को कनेक्ट करके हमारा इलिप्स का इक्वेशन बनता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे a b से बड़ा था, इस इक्वेशन में a हमारा b से बड़ा था, इसलिए हमारा कर्व कुछ इस प्रकार दिख रहा था। लेकिन क्या होगा अगर हमारा b a से बड़ा होगा? लेकिन क्या होगा अगर हमारा b a से बड़ा होगा? तो देखो अगर हम a और b की वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर दें, मतलब ही क्या, चलो मान लो कि हम अब a को, देखो ये हमारा ग्राफ कब था, जब a इज़ ग्रेटर देन b। ओके, अब हम ऐसे मानते हैं कि a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू हम 4 रखते हैं। ओके, अब हम a की वैल्यू 3 रखते हैं और b की वैल्यू 4 करते हैं। इसी का मतलब क्या हुआ कि a अब b से छोटा है। ओके, अब हम इसे ग्राफिकल फॉर्म में समझ के लेने की कोशिश करते हैं। तो देखो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 3। ओके, तो यहाँ पे 3 का 3, 9 का 9 जैसे कि वैसे रहेगा। लेकिन यहाँ पे b की वैल्यू 4 है ना, तो यहाँ पे y² बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा इसके पहले ग्राफ किस प्रकार दिख रहा था, कुछ हॉरिजॉन्टल टाइप दिख रहा था ना। लेकिन अब देखो जैसे ही b की वैल्यू बड़ी हो गई तो हमारा ग्राफ का भी फॉर्मेट चेंज हो चुका है। अब अगर हमारी b की वैल्यू बड़ी है, तो आपका इलिप्स का इक्वेशन कुछ इस प्रकार दिखेगा। लेकिन हमने जो भी बेसिक डिस्कस किया ना कि देखो a की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा -a,0 टू a,0 मतलब क्या -3,0 टू यहाँ 3,0 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0,b और यहाँ पे आ जाएगा 0,-b। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार आपका इलिप्स का इक्वेशन बनता है। आ रही बात समझ में? ओके, तो देखो यहाँ पे हमारा कंक्लूजन क्या है, जब हमारा a इज ग्रेटर देन b था, तब हमारा इलिप्स कुछ इस प्रकार दिखता है। लेकिन अगर हमारा b इज ग्रेटर देन a होगा तो हमारा इलिप्स कुछ इस प्रकार दिखेगा। आ रही बात समझ में? ये सर्कल नहीं है। ओके, ये सर्कल नहीं है, कुछ इस प्रकार दिखेगा। ठीक है, अब देखिए, और जब हमारा a इज इक्वल टू b होगा, चलो मान लो कि a की वैल्यू 1 है, इसी का मतलब क्या b की भी वैल्यू 1 हो गई। ओके, ये हमारी स्पेशल केस है। जब a इज इक्वल टू b होगा तब क्या होगा, x² + y² इज इक्वल टू 1। इसी का मतलब क्या हुआ, जब a इज इक्वल टू b है तब हमारा ये इलिप्स का इक्वेशन सर्कल के इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम इसे ग्राफिकल फॉर्म में भी समझ के लेने की कोशिश करते हैं। चलो मान लो कि a और b की वैल्यू 16 है, चलो मान लो कि a और b की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा, x² + y² इज इक्वल टू 1। इसी का मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे है ओरिजिन और यहाँ पे हमारा क्या है -4। ओके, यहाँ पे क्या है 4, यहाँ पे क्या है 4 और यहाँ पे भी 4। ओके, तो रेडियस इन सब का 4 है ना। इसी का मतलब क्या हुआ, ये हमारा जो भी इलिप्स का इक्वेशन था, इसमें अगर a इज इक्वल टू b हो जाए तो ये हमारा सर्कल का इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आ ही चुकी होगी। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा डिस्टेंस बड़ा है ना। ओके, देखो हमने देखा था कि यहाँ पे हमारा पॉइंट क्या था, यहाँ पे हमारा पॉइंट क्या था -a,0। ओके, और यहाँ पे पॉइंट क्या था a,0। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू -a है और यहाँ पे x की वैल्यू a है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा, 2 टाइम्स a होगा ना। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना होता, 2a होगा और ये वर्टिकल डिस्टेंस कितना होगा, 2b होगा। ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी। ओके, अब हम देखो अब तक हमने क्या क्या देखा, अब तक हमने लाइन का इक्वेशन देखा, उसमें हमने 2 केसेस देखे, y इक्वल टू mx और y इक्वल टू mx + c। उसके बाद हमने देखा इलिप्स का इक्वेशन, इलिप्स के इक्वेशन में भी हमने 2 केसेस देखे, जब a इज ग्रेटर देन b होगा और जब b इज ग्रेटर देन a होगा। ठीक है, ओके, इसके बाद हमने देखा कि इलिप्स को ही हम सर्कल के इक्वेशन में किस प्रकार कन्वर्ट करते हैं, और हमें पता है कि सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, x² + y² इज इक्वल टू r²। ये हमारा सर्कल का इक्वेशन है। ओके, देखो यहाँ पे हमने जो भी स्टैंडर्ड इक्वेशंस लिखे हैं ना, ये आपको पता होना इंपॉर्टेंट है। ये हमारा स्टैंडर्ड इलिप्स का इक्वेशन है और ये हमारा स्टैंडर्ड सर्कल का इक्वेशन है, और हमारा स्टैंडर्ड लाइन का इक्वेशन क्या था, y = mx + c। ठीक है, ये सब बातें तो आपको पता होनी ही चाहिए। ठीक है, देखो अब तक तो आपको यहाँ तक लाइन का इक्वेशन, सर्कल का इक्वेशन और इलिप्स का इक्वेशन के बारे में अच्छे से आइडिया मिल चुकी होगी। ठीक है, देखिए अब इसी इलिप्स की इक्वेशन की मदद से मैं आपको हाइपरबोला का कॉन्सेप्ट और ग्राफ समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो इलिप्स का इक्वेशन क्या था, x² / a² + y² / b² इज इक्वल टू 1।
देखो यहाँ पे प्लस साइन है ना, अब आपको क्या करना है, इस प्लस साइन को रिमूव करके यहाँ पे सिर्फ माइनस साइन देना है। यहाँ पे सिर्फ आपको जो भी यहाँ पे एलिप्स के इक्वेशन में जो भी प्लस साइन था ना, उसे सिर्फ माइनस साइन देना है और ये आपका हाइपरबोला का इक्वेशन बन जाएगा। ओके, ये आपका अब हाइपरबोला का इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। ओके, कितना सिंपल है ना। देखो अब तक आपने देखा कि एलिप्स के इक्वेशन किस प्रकार दिखते हैं। अब हम ये समझ के लेने की कोशिश करते हैं कि हाइपरबोला का इक्वेशन किस प्रकार दिखता है। तो देखो यहाँ पे हमारा था प्लस साइन था ना, तो उसे हमने माइनस कर दिया और यहाँ पे जो हमारे, अब हम ए और बी की अलग अलग वैल्यूज देते हैं। हम मानते हैं कि ए की वैल्यू है 4 और बी की वैल्यू है 3। ओके, तो देखो यहाँ पे आपको जो भी ग्राफ दिख रहा है ना, कुछ इस प्रकार, ये है हमारा हाइपरबोला का इक्वेशन। अब देखो इसमें हमने क्या किया, ए की वैल्यू 4 है और बी की वैल्यू 3 है। इसी का मतलब क्या हुआ, ए की वैल्यू बड़ी है और बी की वैल्यू छोटी है। ए तो हमारा एक्स के साथ है ना, ए हमारा एक्स के साथ है। इसी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमारा जो भी ग्राफ प्लॉट होगा वो हमेशा एक्स एक्सिस के अराउंड या फिर एक्स एक्सिस को सिमेट्रिक होगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो, ये हमारा जो भी ग्राफ है ना, ये हमारा एक्स एक्सिस को सिमेट्रिक है। अब देखो अगर आप यहाँ पे अब ए की वैल्यू को छोटा कर दो, अगर मानो कि ए की वैल्यू 2 है तो x² अपॉन यहाँ पे 4 बन जाएगा, और मान लो कि b की वैल्यू 3 है। ओके, और मान लो कि b की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे b की वैल्यू बड़ी बन गई ना। तो यहाँ पे b की अगर वैल्यू बड़ी है तो y के साथ ही b की वैल्यू है ना यहाँ पे, क्योंकि y के अपॉन में b की वैल्यू है। तो हमारा जो भी ग्राफ होगा ना वो y एक्सिस को सिमेट्रिक होगा। आ रही बात समझ में। ये थे हमारे कुछ बेसिक्स। ठीक है, तो देखो अब तक हमने क्या क्या देखा। अब तक हमने लाइन का इक्वेशन देखा, पैराबोला का इक्वेशन देखा, इलिप्स का इक्वेशन देखा, सर्कल का इक्वेशन देखा, और इलिप्स के इक्वेशन की मदद से इलिप्स के इक्वेशन में जो प्लस साइन था उसे माइनस से हमने रिप्लेस कर दिया और वो हमारा हाइपरबोला का इक्वेशन बन गया। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार आपको बेसिक ग्राफ का नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका मैं आपको सिंपल सा रीजन बताता हूं। चलो मान लो कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि आपको एक पैराबोला का इक्वेशन दिया है y² = 4x। ओके, y² = 4x, ऐसा आपको एक पैराबोला का इक्वेशन दिया है और आपको एक लाइन का इक्वेशन दिया है कि x + 6y - 9 = 0। अगर आपको कुछ इस प्रकार का इक्वेशन दिया गया है। ओके, और अब आपको क्या पूछा है, अब आपको ये पूछा है कि ये पैराबोला और लाइन के बीच में जो भी कॉमन एरिया है ना इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका आपको एरिया निकालना है। आपको क्या पूछा गया है, देखो आपको क्वेश्चन में एक पैराबोला का इक्वेशन दिया गया है और क्वेश्चन में आपको एक लाइन का इक्वेशन दिया गया है, और आपको क्या बोला है, इन दोनों का जो भी कॉमन एरिया है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसका आपको एरिया निकालना है। अब आपको ये तो बात पता चल गई ना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब ये है। ओके, और देखो यहाँ पे ये है हमारा, आपको जो भी ब्लैक कलर का दिख रहा है ना, ये हमारा पैराबोला का इक्वेशन, और आपको जो रेड कलर में दिख रहा है ये हमारा लाइन का इक्वेशन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको जो भी एरिया दिख रहा है ना, जहाँ पे हमारा अभी कर्सर मूव हो रहा है ना, यही हमारे इन दोनों का कॉमन एरिया है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, अब आपको अगर इस कॉमन एरिया की वैल्यू पूछी जाए, तो जब आपको अगर पता होगा कि लाइन का इक्वेशन क्या है, पैराबोला का इक्वेशन क्या है, तो ही आप इसे जल्दी से समझ के सॉल्व कर सकते हो ना। या फिर आपको बेसिक आइडिया तो होगा ना कि आपको x के अलग अलग 2 वैल्यूज निकालनी है या फिर y के अलग अलग 2 वैल्यूज निकालनी है। ओके, और एरिया निकालना मतलब ही क्या, इंटीग्रेशन की वैल्यू सॉल्व करना। लेकिन अगर आपको इंटीग्रेशन के फंक्शन को सॉल्व करना है तो तब आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट की भी तो वैल्यू पता होनी चाहिए ना। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट x के ऊपर डिपेंड करेगा या फिर y के ऊपर डिपेंड करेगा। ये एकदम अच्छे से समझ के लेने के लिए आपको ग्राफ का बेसिक नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें एकदम आसानी से समझ में आ चुकी होगी। अब इस वीडियो को हम यही पेंड करते हैं और इसके नेक्स्ट वीडियोस में हम जो भी क्वेश्चंस को आपको एक्सप्लेन करेंगे उसमें हम इसके बारे में और डिटेल में डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।